60। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर प्रधानमंत्री मोदी की खबर का असर होता नहीं दिख रहा है। अब असम में गौरक्षा के नाम पर सड़क के बीचों बीच कानून को ठेंगा दिखाया गया। ट्रकों में मवेशी ले जा रहे लोगों की तथाकथित गौरक्षकों ने जमकर पिटाई की। सड़क पर गाय माता के लिए बंटता ये वो इंसाफ है जिसमें बीच चौराहे पर कानून की धज्जियां उड़ती हैं और तथाकथित गोरक्षकों के नाम पर इंसान की जिंदगी की। ये तस्वीरें गुवाहाटी से 30 किलोमीटर दूर सोनापुर की हैं, जहां मवेशियों को लेकर जा रही 3 गाड़ियों को गोरक्षकों ने रोका। इन गाड़ियों में करीब 50 गायें ले जाई जा रही थी, लेकिन इन गायों के लिए जरूरी कागजात नहीं मिले तो भीड़ का इंसाफ सड़क पर दिखने लगा। अब आज ऐसा सुना गया है कि कुछ वीडियो ऐसे चल रहे हैं जिसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि उनके साथ कुछ मारपीट की गई। तो हम उस वीडियो को देखकर उसकी ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। खुद को गोरक्षक कहने वाले इन लोगों पर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का भी असर नहीं होता। आप खुद सुनिए कि गांधी के गुजरात और अपने गृह प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री ने गोरक्षकों को कितनी बड़ी नसीहत दी थी। कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि नहीं आया है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। हर घटना के बाद पुलिस आती है और अपनी जांच में जुट जाती है, लेकिन गोरक्षकों की गुंडागर्दी में जिनकी जान जा रही है, उनको इंसाफ कब मिलेगा? इंद्रजीत कुंडू, गुवाहाटी, आज तक। AIMIM के छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन का जहर उगलना जारी है। हैदराबाद में मुट्ठी भर समर्थकों की सभा में अकबरुद्दीन ने मजहबी कार्ड खेला। प्रधानमंत्री मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। हिंदू मुस्लिम को टीका टोपी में उलझाने वाली इस राजनीति में अकबरुद्दीन जैसे नेता कुछ कीचड़ प्रधानमंत्री पर भी उछालने से नहीं हिचकते। ओवैसी की पार्टी मजहब की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम में खटास पैदा करना AIMIM की राजनीति की जरूरी खुराक है। भड़काऊ बयानबाजी के लिए अकबरुद्दीन जैसे नेता को जेल भी जाना पड़े तो वो परवाह नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। ओवैसी की पार्टी एक ही रास्ते से आगे बढ़ना जानती है। वो रास्ता है मजहबी फूट डालकर राजनीति की रोटियां सेंकने का। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये तंग और बेहद छोटा रास्ता है। हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यहाँ सांप्रदायिक राजनीति टिक ही नहीं सकती। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। बीजेपी सांसद विनय कटियार को फैजाबाद नाम पसंद नहीं है। वो फैजाबाद का नाम अयोध्या या साकेत रखना चाहते हैं। अभी तो ये कटियार के दिल की बात है, लेकिन क्या पता भविष्य में फैजाबाद अयोध्या हो ही जाए। ये वो पवित्र भूमि है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है, लेकिन इस अयोध्या के जिला मुख्यालय का नाम फैजाबाद है। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है तो बीजेपी सांसद विनय कटियार ने फैजाबाद का नाम बदलने का शिगुफा छोड़ दिया। कटियार का कहना है कि फैजाबाद का नाम या तो अयोध्या हो या फिर साकेत। हाँ, इसका नाम तो अयोध्या फैजाबाद की जगह हो जाए तो बहुत अच्छा है, या साकेत हो जाए। सब संतों की राय से है, सबकी राय तो सबकी एक ही है कि सब अयोध्या जिला ये घोषित हो, अयोध्या होना चाहिए। कटियार फैजाबाद से ही सांसद हैं। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बजरंग दल के फायर ब्रांड नेता थे। राम के नाम से इनकी राजनीति का बहुत पुराना नाता है। अब पूछ रहे हैं कि जब महापालिका का नाम अयोध्या हो गया तो जिले का नाम क्यों नहीं? फैजाबाद की जगह
साकेत कर दिया जाए या अयोध्या जिला कर दिया जाए। अब अयोध्या नगर पालिका महापालिका तो बनी गई है, अयोध्या महापालिका फैजाबाद और अयोध्या मिला करके तो बनी गई है, तो एक तो काम पूरा हो गया है। अब डिस्ट्रिक्ट का नाम है, देखेंगे क्या करना है, और उसे अगर होता है तो अच्छी बात होगी। अंग्रेजी के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नाम की बड़ी अहमियत है। उससे राजनीति चमकती भी है और कभी धूल में भी मिल जाती है। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। मुलायम परिवार में कलह चाहे जितनी दिखती हो, लेकिन जब परिवार के फायदे का सवाल आता है तो सारी तलखी छूमंतर हो जाती है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के एनजीओ पर दोनों हाथों से उन्होंने अनुदान लुटाया। एक आरटीआई से सरकारी कृपा का खुलासा हुआ तो बवाल मच गया। पारिवारिक रिश्तों से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा से ये बात कही है कि हम एक ही चीज प्रमोट करते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और हमारे लीडर भैया हैं। परिवार में घरेलू तनातनी रही, लेकिन अपर्णा यादव अखिलेश के बारे में जब भी बोली मिश्री घुली बोल ही बोली। वजह अब समझ में आ रही है। जब तक यूपी में अखिलेश की सरकार रही, अपर्णा यादव के एनजीओ को अथाह अनुदान मिला। राज्य पशुपालन विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि अखिलेश राज में घरवालों ने गौ सेवा आयोग को पूरी तरह से दूह लिया। गौ सेवा आयोग के लिए आवंटित धनराशि का 86.4% जीव आश्रय नाम के एनजीओ को गया, जो कि अपर्णा यादव का है। साल 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जीव आश्रय नाम के एनजीओ को 9 करोड़ 66 लाख के कुल बजट में से 8 करोड़ 35 लाख दिया गया। ये आरटीआई के जरिए सामने आया सच है, लेकिन अपर्णा यादव को इस सच में भी दुर्भावना नजर आ रही है। अपर्णा को अपने काम पर गर्व हो सकता है उनका एनजीओ बेहतर काम कर रहा हो, लेकिन ये तो विचित्र बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार को अनुदान देने लायक दूसरा एनजीओ नहीं मिला। कहने के लिए मुलायम परिवार में सभी एक दूसरे से लड़ते रहे, पिता पुत्र से, चाचा भतीजा से, भाई भाई से, लेकिन भीतर भीतर सब कुछ सुलझा रहा। फायदे के सौदे में आपसी तालमेल टनाटन रहा। इसीलिए अखिलेश ने अपर्णा यादव पर सरकारी कृपा दिखाई। आज तक ब्यूरो। अपर्णा यादव का आरोप है कि प्रचार पाने के लिए उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। अपर्णा ने कहा कि ये साजिश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजनीतिक गुगली फेंकी। नीतीश ने बेहद तलखी से कांग्रेस पर अपनी विचारधारा से भटकने का आरोप लगा दिया, मगर नीतीश ये भी कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की उम्र लंबी होगी और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं होंगे। दिल्ली से पटना तक विपक्षी एकजुटता पर चलती सियासत के बीच सोमवार को पहली बार नीतीश कुमार खुलकर बोले। नीतीश ने ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। ये याद दिलाया कि बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी भी ज्यादा बड़ी है। मैंने तो चिदम्बरम साहब के बुक रिलीज के फंक्शन में सामने श्री राहुल गांधी जी बैठे हुए थे, तो हमने कहा कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सेट करिए। अब बुला करके एजेंडा सेट करना चाहिए, या अन्य प्रकार से भी, जिस तरह से भी हो, कोई और भी पहल हो तो उसमें वैकल्पिक एजेंडा बनना चाहिए। नीतीश ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने के फैसले को डिफेंड किया, लेकिन आरजेडी से रिश्तेदारी को पुख्ता बताया। ये भी बताया कि 2019 की रेस में वो खुद को नहीं मानते क्योंकि उनकी पार्टी छोटी है। सर, आई हैव वेरी क्लियरली सेड अर्लियर आल्सो, आई एम नॉट द फेस ऑफ अपोजिशन फॉर 219, नाइदर आई कैन बी। मुझ में न वो क्षमता है, न मेरे मन में वो एस्पिरेशन है। नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन सरकार के सर्वे सर्वा हैं। वो सरकार जिसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश के स्टैंड को लालू प्रसाद यादव ऐतिहासिक भूल बता चुके हैं, तो अब कांग्रेस कह रही है कि सत्ता के पार्टनर से मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत क्या है। हम मीडिया के माध्यम से, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ये बातें ना करें। ये बातें आपस में बैठ के करनी है। ज्यादा समय दें, ज्यादा बैठें, ज्यादा चर्चा करें। शायद नीतीश कुमार की राजनीति बीच रास्ते में है। उन्हें ये साफ करने की हड़बड़ी नहीं कि 2019 से पहले वो कहां खड़े दिख सकते हैं। ताश के पत्ते की तरह नीतीश दांव फेंट रहे हैं। देखिए उनका अगला कदम क्या होता है।
सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। मोबाइल फोन में गेम खेलते खेलते क्या सुशासन चल सकेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मीटिंग में वीडियो गेम खेल रहे 3 आईपीएस ऑफिसर्स को सरकार ने कारण बताओ नोटिस दे दिया है। पिछले दिनों पटना के एसएसपी मनु महाराज समेत 2 और एसपी मोबाइल में बिजी थे और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मनु महाराज की तस्वीर भी आपने देखी। तो सरकार ने सख्त माने जाने वाले ऑफिसर मनु महाराज से भी इस मामले में जवाब मांग लिया है। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया में जो भी चीज़ सामने आई थी उसको स्टडी करने के बाद 3 पुलिस पदाधिकारियों पर शो कॉज नोटिस किया है। एक मनु महाराज जी पटना के सीनियर एसपी हैं, चंदन कुशवाहा सिटी एसपी पटना है और पंकज राज हैं, ये वेटिंग फॉर पोस्टिंग में है। और ये शो कॉज इसलिए किया गया है कि जितनी महत्वपूर्ण वो मीटिंग थी और जितनी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वहाँ बातचीत चल रही थी, आईपीएस ऑफिसर्स का जो आचरण और कंडक्ट है वो बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए। वो उनका कंडक्ट जो है उतना हाई लेवल का नहीं पाया गया, इसलिए ये हमने कार्रवाई स्टार्ट किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई का ऑपरेशन जारी है। आज सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ये एनकाउंटर बामनू गांव में किया गया। तो सुबह सुबह हुई इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। तीसरे आतंकवादी की घेराबंदी कर दी गई है और उसका बचना भी बिल्कुल मुश्किल है, या यूं कहें नामुमकिन है तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 13 घंटों से सुरक्षा बल यह ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरी तरह से आतंकवादियों को घेर लिया है, 2 को ढेर कर दिया है, तीसरे के बारे में उन्हें पता है और अब सिर्फ इसे मार गिराना बाकी है, जिसके लिए सुरक्षा बल सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या स्थिति है इस वक्त? सही, जैसे आपने कहा पिछले 13 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 6 बजे ये शुरू हुआ था, अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि इलाके में तीसरे मिलिटेंट के छुपे होने की भी खबर है। यहाँ पर फिर एक बार सुरक्षा बलों के लिए तब कठिनाइयां हुई जब वहां पर कुछ लोग जमा हुए और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू की। जवाब में आंसू के गैस के गोले फेंकने पड़े, यहाँ तक कि कुछ गोलीबारी भी हुई है, जिसमें 10 प्रदर्शनकारी जो हैं वो भी घायल हुए हैं। तो इस बीच तनावपूर्ण स्थिति दिन भर यहाँ पर चलती रही, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपने कार्डन को कम नहीं किया है और वो अभी भी तीसरे मिलिटेंट जो कि इस इलाके में छुपे होने की खबर है उसके लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद अशरफ। जैसे ही तीसरे आतंकवादी को मार गिराया जाता है हम दोबारा आपके पास आएंगे। धन्यवाद अशरफ वानी, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। केंद्र सरकार एयर इंडिया के विनिवेश का फैसला कर चुकी है, लेकिन देश के सबसे बड़ी विमान कंपनी सबक सीखने को तैयार नहीं। शनिवार को बागडोगरा से दिल्ली की उड़ान के दौरान केबिन क्रू की बड़ी लापरवाही सामने आई। विमान का एसी काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन नहीं थी। यात्रियों ने शिकायत की, लेकिन प्लेन टेक ऑफ कर दिया गया। यह ऐसी लापरवाही थी जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। ये बड़ी चूक है जिसकी जांच कराई जा रही है। एयर इंडिया ने आदेश दे दिए। देश में अभी बरसात की शुरुआत ही हुई और आधा हिंदुस्तान पानी से परेशान हो गया। पूर्व से पश्चिम तक आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। असर दक्षिण भारत पर भी है। तेलंगाना के आदिलाबाद में बारिश से लबालब वाटरफॉल ने 2 युवकों की जान ले ली। देखते ही देखते 2 जानें खत्म हो गईं। कोई कुछ समझ पाता, मदद के लिए आ पाता, तब तक दोनों गहरे पानी में समा गए। दोनों को डूबने में सिर्फ 20 सेकंड लगे। दिल दहला देने वाला ये हादसा तेलंगाना के आदिलाबाद में हुआ। दोनों दोस्तों के साथ कुंटाला वाटरफॉल में पिकनिक मनाने पहुंचे थे। रविवार की दोपहर, उस वक्त वहां काफ़ी सैलानी थे। तभी दोनों दोस्त सेल्फी के लिए वाटरफॉल के करीब पहुंच गए। दोनों तस्वीर ले ही रहे थे कि अचानक फिसल कर पानी में जा गिरे। लगातार हो रही बारिश के कारण न सिर्फ वाटरफॉल में काफ़ी पानी था, बल्कि तेज़ करंट भी था। इस तेज़ धार में दोनों गिरते ही हाथ पैर मारते दिखे और कुछ ही पलों में पानी में समा गए। Very good.
उन्हें डूबते देखकर उनके दोस्त मदद के लिए भी भागे। कुछ ने आवाजें भी लगाईं, लेकिन तेज धार में किसी के पानी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई और दोनों डूब गए। दोनों की पहचान अंसार और फैजान के रूप में हुई है। दोनों की उम्र करीब 21 साल थी। इस हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया, सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका है। आशीष पांडे, आदिलाबाद, आज तक।